नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। आज सवाल इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो लड़ाई है उस पर आज हमारा डिबेट है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद जंग ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी। अमेरिका और पश्चिमी देश के साथ हिंदुस्तान भी इस हमले से सख्ते में है। इस हमले के बाद दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। इसके साथ ही ये भारत की भी बड़ी डिप्लोमेटिक परीक्षा होगी। यह हमला तब हुआ है जब भारत खाड़ी के देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, बढ़ा रहा है। दरअसल भारत और इजराइल में आतंकवाद बढ़ने के साथ ही भारत इजराइल के संबंध में मजबूती आई है। वहीं आज इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच में जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर दी है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के लोगों के साथ मजबूती से डट कर खड़े हैं। इस कठिन समय में प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के साथ संबंधों को अहमियत दी है। लेकिन इससे पहले 1977 में जब फिलिस्तीन ने इजराइल पर हमला किया था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था। लेकिन आज भारत मजबूत स्थिति में है। भारत के संबंध भी इजराइल के साथ बेहतर स्थिति में है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल को खुलकर समर्थन देने की बात करते हैं। साथ ही अमेरिका भी आज ये कह रहा है कि अगर इजराइल को कुछ हुआ तो हमास नहीं बचेगा। आखिर क्या है पूरा विवाद, इस पर हम अपनी नजर रखेंगे, एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये जो दो मुल्कों की जो एक स्थायित्व और साथ ही इजराइल और पैलेस्टीनियों के बीच जो लड़ाई है, इसका असर भारत पर कैसे होगा, इसका असर जियोपॉलिटिकल कैसे होगा, वैश्विक तौर पर आने वाले समय में इसको हम कैसे देखते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद आपको मेहमानों से मिलवाएंगे। फिलिस्तीन के आतंकी गुट हमास की तरफ से इजराइल पर एक के बाद एक रॉकेट हमले किए। इस हमले से इजराइल को भारी नुकसान हुआ। इजराइल के जवाबी हमले में गाजा में जमकर नुकसान हुआ। इस हमले के बाद इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया। दोनों ओर से सैकड़ों लोग मारे गए। अब हमास के हमले से पूरी दुनिया हैरान है। कई बड़े देशों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। किसी ने हिंसा की निंदा की तो किसी ने शांति की अपील की। वहीं भारत भी हमले की निंदा कर रहा है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि भारत भी आतंकी हमले का निशाना बनता रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हमले की निंदा करते हुए लिखा कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल और हमास के बीच यह युद्ध तब शुरू हुआ जब एक महीने से भी कम वक्त पहले अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा की थी। उस वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि ये परियोजना सदियों तक विश्व व्यापार का आधार होगी। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड के जवाब में माना जा रहा है। युद्ध का समय भी ऐसा ही है। जब सऊदी और इजराइल अपने संबंधों को सामान्य करने वाले थे, सऊदी ने तत्काल हमलों को रोकने का आह्वान किया। सऊदी इस शर्त पर इजराइल से संबंध सुधारने को तैयार हुआ था कि फिलिस्तीनियों के अधिकार बढ़ाए जाएंगे। यह युद्ध कॉरिडोर के लिए खतरा हो सकता है। आजादी के बाद से इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत बैलेंस बनाकर चलने वाला रहा है। इजराइल को भारत ने 1950 में ही मान्यता दी थी, लेकिन फिलिस्तीनी अधिकारों का भी समर्थन किया। 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 और 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में खाड़ी देश न्यूट्रल रहे, जिसके बाद मिडिल ईस्ट को लेकर भारत की रणनीति में बदलाव आया। हिंदुस्तान की आजादी के 7.5 दशक बीतने के साथ दोनों देशों के संबंध में मजबूती आई। अटल बिहारी वाजपेयी ने इजराइल फिलिस्तीन जंग में इजराइल का समर्थन किया, तो वहीं 2017 में पीएम मोदी ने इजराइल का दौरा किया। दोनों देश के संबंध में और ऐतिहासिक मोड़ आया। पीएम मोदी को
गुलदाउदी फूल देकर इजराइल ने स्वागत किया। साथ ही दोनों देशों में 7 सामरिक समझौते हुए। भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान और विकास और I4F की स्थापना पर समझौता। भारत में जल संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन। भारत में राज्य जल उपयोगिता सुधार पर समझौता ज्ञापन। भारत इजराइल विकास सहयोग कृषि के क्षेत्र में। एटॉमिक क्लॉक के संबंध में सहयोग की योजना। GEO, LEO ऑप्टिकल लिंक में सहयोग के बारे में समझौता। लघु उपग्रहों के लिए इलेक्ट्रिक प्रणोदन में सहयोग पर समझौता। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने तेल अवीव में एक उच्च टेलीविजन कार्यक्रम में इजराइल में भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित किया। 2018 में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भारत के दौरे पर आए। इस दौरान दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा, तेल और गैस उत्पादन, वायु परिवहन, होम्योपैथिक चिकित्सा, फिल्म निर्माण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समेत 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नेतन्याहू के दिल्ली दौरे के लिए राफेल और मिसाइल अपग्रेडेशन तकनीक पर सहमति बनी। भारत ने इजराइल के 8 सैटेलाइट इसरो के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजे। हमास के इजराइल पर हमले से मिडिल ईस्ट में संतुलन का बिगड़ना लाजमी है। ऐसे में हिंदुस्तान को इजराइल से अपने संबंधों को देखते हुए रिश्तों की अहमियत के साथ सामरिक संतुलन बनाना बेहद चुनौती भरा काम है। ऐसे में हिंदुस्तान को इस जंग में अपनी डिप्लोमेसी को चाणक्य की नीति से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया में भारत की छवि विश्व गुरु की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भारत के साथ इजराइल के रिश्ते जो हैं अभी बहुत अच्छे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि भारत आतंकी गुट और चरमपंथी विचारधारा वाले गुट का समर्थन नहीं करता, इजराइल के मासूम लोगों के साथ खड़ा है। अमेरिका भी यही स्टैंड ले रहा है, अमेरिका भी यही कह रहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं और इजराइल की कसम है कि दोबारा अगर हमास ने इस तरह की कोशिश की तो उसका खात्मा हो जाएगा। हमास का ये सिर्फ इजराइल के बारे में नहीं है, पूरे विश्व के बारे में है। क्या हमास आज इतना खतरनाक हो गया है कि पूरे विश्व को उससे डरना चाहिए? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहमान जुड़ गए, जल्दी से स्वागत कीजिएगा। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। SP सिंह जी हमारे साथ, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में पीयूष पंची वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे और जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी SP सिंह जी के पास। आपने देश की सेवा की है, आप आर्मी में रहे हैं, इसीलिए जो टेक्निकल पॉइंट है देश के लिहाज से, जैसे मोसाद के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी। इजराइल पैलेस्टीन का ये जो लड़ाई है ये 100 साल पुरानी लड़ाई है। इजराइल को ये पता था कि कहीं ना कहीं पैलेस्टीनी अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि ऐसा एक दिन आएगा। मोसाद कहाँ फेल हुआ, कहाँ जो एजेंसियां हैं वो फेल हो गई, क्योंकि ताबड़तोड़ तरीके से हमला है, एक तरफ से नहीं चौतरफा हमला है हमास का। पैलेस्टीनी जो चरमपंथी संगठन है जिसमें हिजबुल्ला जो संगठन है चरमपंथी, लेबनानी हमास, लेबनानी चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला, ये लोग मिले हुए हैं। क्या हुआ होगा जरा बताइएगा। प्रीति जी, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा तेज बोलिएगा सर। प्रीति जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी टू योर न्यूज़ चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा एक करेक्शन कर लूँ, मेरा रैंक एयर कमोडोर है जी सर, और मैं एयरफोर्स रिटायर हूँ। नाउ अब मैं आता हूँ आपकी बात पर। मोसाद जो है वो एक बहुत ही जैसे कहते हैं बहुत ही ऊंचे दर्जे की इंटेलिजेंस एजेंसी है। और ये फेलियर जो आप कह रहे हैं, जो हमास ने जो प्रिपरेशन की है, करीब 5000 से ऊपर रॉकेट दागे जा चुके हैं, अभी और भी रॉकेट हैं। ये रॉकेट कहाँ से आए, कब आए, किस रास्ते से आए, ये पूरी इंटेलिजेंस फेलियर है, किसी को पता ही नहीं। इस मोसाद से ज़्यादा मैं इसको फेलियर मानता हूँ फाइव आइज कंट्री का, जो पूरे विश्व में ये कहती हैं कि हम पूरे विश्व पर नज़र रखें। वो फाइव आइज कंट्री हैं, एक तो ऑकस के मेंबर हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, और उनके साथ है कनाडा और उनके न्यूजीलैंड। ये 5 देश हमारा कहते हैं कि हमने अपने पूरे इंटेलिजेंस सिस्टम से पूरे विश्व पर एक नज़र रखी है ताकि कोई ऐसा हादसा ना हो, कुछ इस तरह ना हो। और हंसी की बात अगर माने तो ये है कि यही 5 कंट्रीज़ ये कहती थी हमें, जब हमने जो आपका जो टेररिस्ट है जिसको कनाडा में मारा गया, कहते हैं उसके बारे में हमें पता था, जो खालिस्तानी टेररिस्ट है,
एक टेररिस्ट के बारे में सब सर, कुछ मालूम थोड़ी था, देर के लिए रुकना लेकिन चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आ रहे हैं जल्दी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लाइव हैं। एशियन गेम्स के जो हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, भारत की सफलता के साक्षी बन रहे हैं। एशियन गेम्स में ये भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। और व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात के लिए संतोष है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। जब हम वैक्सीन की तरफ काम कर रहे थे तो बड़ी आशंकाएं थी कि सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन जब वैक्सीन में सफल हुए, 200 करोड़ से डोज लगे, देशवासियों की जिंदगी बची और दुनिया के 150 देशों की मदद हुई, तो मुझे लगा कि हाँ, हमारी दिशा सही है। आज जब आप सफल होकर आए हैं तो मुझे लगता है हमारी दिशा सही है। विदेशी धरती पर एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार जीता है। शूटिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, आर्चरी में हाईएस्ट एवर मेडल, स्क्वैश में हाईएस्ट एवर मेडल, रोविंग में हाईएस्ट एवर मेडल, फीमेल बॉक्सिंग में हाईएस्ट एवर मेडल, वुमेन क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, मेल क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल, स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स में पहली बार गोल्ड मेडल। आप लोगों ने गोल्ड मेडल्स की जड़ी लगा दी। और आप देखिए, महिला शॉटपुट में 72 साल बाद 4x4 100 मीटर में 61 साल के बाद, आफ्टर 61 ईयर्स, घुड़सवारी में 41 साल बाद, और पुरुष बैडमिंटन में 40 साल के बाद हमें मेडल मिला है। यानी 4-4, 5-5, 6-6 दशक तक देश के कान ये खबरें सुनने के लिए तरस रहे थे। आपने वो पूरा किया है। आप सोचिए, कितने वर्षों की प्रतीक्षा आपके पुरुषार्थ ने समाप्त की है। साथियों, इस बार एक खास बात और रही जिसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। हमने जितने भी खेलों, इवेंट्स में हिस्सा लिया, उसमें से ज्यादातर, यानी एक प्रकार से हर एक में कहीं न कहीं हम कोई न कोई मेडल लेके आए हैं। यानी ये अपने आप में हमारा जो कैनवास बढ़ रहा है, ये भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है। 20 इवेंट तो ऐसे थे जिनमें आज तक देश को पोडियम फिनिश मिली ही नहीं थी। अनेक खेलों में आपने सिर्फ खाता नहीं, बल्कि एक नया रास्ता खोला है। एक ऐसा रास्ता जो युवाओं की पूरी पीढ़ी को प्रेरित करेगा। एक ऐसा रास्ता जो अब एशियाई खेलों से आगे बढ़कर ओलंपिक्स के हमारे सफर को नया विश्वास देगा। साथियों, मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारी नारी शक्ति ने इन खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जिस जज्बे के साथ हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया, वो बताता है कि भारत की बेटियों का सामर्थ्य क्या है। भारत ने
एशियन गेम्स में जितने मेडल जीते हैं उनमें से आधे से ज्यादा हमारी फीमेल एथलीट्स ने जीते हैं। बल्कि इस ऐतिहासिक सफलता का शुभारंभ भी हमारी महिला क्रिकेट टीम ने ही किया था। बॉक्सिंग में बेटियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। ट्रैक एंड फील्ड्स में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी बेटियां सबसे आगे निकलने के लिए ही उतरी है, वो जैसे तय करके आई है। भारत की बेटियां नंबर 1 से कम में मानने को तैयार नहीं है और यही नए भारत की स्पिरिट है, यही नए भारत का दम है। नया भारत अंतिम परिणाम तक, अंतिम विजय की घोषणा होने तक अपना प्रयास छोड़ता नहीं है। नया भारत अपना सर्वश्रेष्ठ देने की, सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे एथलीट्स, आप भी जानते हैं कि कभी भी हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं रही है। देश में जीत का जज्बा हमेशा था। हमारे खिलाड़ियों ने पहले के समय में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियों की वजह से मेडल के मामले में हम पीछे ही रह जाते थे। इसलिए 2014 के बाद से भारत अपने स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को आधुनिक बनाने में, उसके कायाकल्प में जुटा है। हमारा प्रयास है भारत के खिलाड़ी को दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज मिले। भारत का प्रयास है भारत के खिलाड़ी को देश और विदेश में खेलने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। हमारा प्रयास है भारत के खिलाड़ी को चयन में पारदर्शिता मिले, उसके साथ भेदभाव न हो। हमारा प्रयास है गांव देहात में रहने वाले स्पोर्ट्स टैलेंट को भी ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। हमारे सभी खिलाड़ियों का मनोबल बना रहे, उन्हें किसी भी तरह की कमी ना हो, इसके लिए हम पूरी शक्ति लगा रहे हैं। 9 साल पहले की तुलना में खेल का बजट भी 3 गुना बढ़ाया जा चुका है। हमारी टॉप्स और खेलो इंडिया स्कीम्स गेम चेंजर साबित हुई है। और मेरा तो गुजरात का अनुभव है, गुजरात के लोग एक ही खेल जानते हैं, पैसों का। लेकिन जब खेलो गुजरात शुरू किया तो ऐसे धीरे धीरे करके एक स्पोर्टी कल्चर बनने लगा और उसी अनुभव से मेरे मन में आया था और उस अनुभव के आधार पर ही ये खेलो इंडिया हमने यहाँ आरंभ किया और बहुत सफलता मिली। साथियों, इस एशियन गेम्स में करीब 125 एथलीट्स ऐसे हैं जो खेलो इंडिया अभियान की खोज है। इनमें से 40 से ज्यादा ने मेडल भी जीता है। खेलो इंडिया अभियान से निकले इतने सारे खिलाड़ियों का पोडियम तक पहुंचना ये दिखाता है कि खेलो इंडिया अभियान सही दिशा में है। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, आप जहां से भी हैं, वहां के स्कूल कॉलेज जब भी बात करें, हर एक को खेलो इंडिया में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। उसी में से उसकी जिंदगी की शुरुआत होती है। टैलेंट की पहचान से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग और दुनिया की बेस्ट कोचिंग तक आज भारत किसी में भी पीछे नहीं है।
इस समय आप देखिए, मैं अभी की बात कर रहा हूं, इस समय 3000 से ज्यादा प्रतिभाशाली एथलीट्स को खेलो इंडिया स्कीम के जरिए उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उनकी कोचिंग, मेडिकल, डाइट, ट्रेनिंग के लिए सरकार हर खिलाड़ी को हर साल 6 लाख रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप भी दे रही है। इस योजना के तहत अब करीब 2500 करोड़ रुपए की मदद सीधी एथलीट्स को दी जा रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी कोशिशों के लिए पैसों की कमी कभी बाधा नहीं बनेगी। सरकार आपके लिए, खेल जगत के लिए अगले 5 साल में 3000 करोड़ रुपए और खर्च करने जा रही है। आज देश के कोने कोने में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए ही बनाए जा रहे हैं। साथियों, एशियन गेम्स में आपके प्रदर्शन ने मुझे एक और बात के लिए उत्साहित किया है। इस बार मेडल टैली में कम उम्र के बहुत से एथलीट्स ने अपनी जगह बनाई है। और जब कम उम्र के खिलाड़ी ऊंचाई को पाते हैं ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाएगा, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आगे बढ़ेंगे डिबेट में। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एसपी सिंह जी थे जो अपनी बात कर रहे थे, उसके बाद फिर आगे जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा। उसके बाद फिर हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, पीयूष पंत जी हैं, सैयद जवाद हैं, इनके पास भी हम चलेंगे। जल्दी से सर अपनी बात। देखिए, मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। मैं ये कह रहा था आपको कि मोसाद का जो इंटेलिजेंस का है सिस्टम, वो 5 आईज के साथ जुड़ा हुआ है। तो जितनी इंटेलिजेंस है, टेक्निकल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस है, या ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, या आपकी एलेंट है, ये सारी चीज़ें जो हैं इस समय सबका ध्यान शायद कहीं और था। और ये देखना किसी को नहीं पता कि ये सारी इंटेलिजेंस के इतने ज़्यादा अमाउंट में रॉकेट्स आए गए, वहाँ पोजीशन किए, एक लंबी लॉजिस्टिक चेन बनी होगी। वो किस रास्ते से आए, लैंड से आए, सी से आए या एयर से आए, ये किसी को पता नहीं चला। और ये जो प्रिपरेशन है, मैं एक छोटी चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो अटैक हुआ है हमास ने किया है, ये कोऑर्डिनेट अटैक जो है, ये एक तरह से जैसे चाइना करता है उस तरह का है कि पहले रॉकेट फायर हुए, साथ साथ पैराग्लाइडर आए, उसी समय सी रूट से अटैक किया, और उसी समय फेंस तोड़ के जो लैंड क्रूजर जो अंदर आए उन्होंने बंधक बना लिए। ये कोऑर्डिनेट अटैक इतना बड़ा करना अकेले हमास के पक्ष में नहीं हो सकता। ये हमास के साथ कोई पीछे एक बड़ी ताकत है जिसने प्लानिंग करी, स्ट्रेटजी प्लानिंग करी। ईरान का हाथ बताया जा रहा है कि हमास और चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह, इन लोगों को पिछले हफ्ते इस पूरे मिशन के पहले ईरान ने हरी झंडी दिखाई है। लेकिन अभी ईरान से जब इस पर सवाल पूछे गए तो ईरान डिनाई कर रहा है। उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं। कोई भी ताकत इसको इस बात को नहीं मानेगी, चाहे ईरान हो चाहे और देश हो। लेकिन ये बात अभी हम बिल्कुल सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि ईरान था। ये समय बताएगा कि कौन इनके पीछे था, किसने हेल्प करी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो अटैक किया गया, इतना कोऑर्डिनेटेड, इतना इंटेलिजेंस, इतने समय से डिस्कशन हुई होगी, प्रैक्टिस हुई होगी, वो सब जो है इनकी नज़रों से छुपा। ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। संजीव श्रीवास्तव जी, ये इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो लड़ाई है, इस लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? भारत इजराइल का समर्थन कर रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अरब के लोगों का, फिलिस्तीन को लेकर उन्होंने कहा था कि अरबों की जमीन पर, इजराइल का जो उन्होंने कहा था कि ये उनको मिलना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीनियों की जमीन पर अरबों का कब्जा हो गया है।
क्या कहेंगे इसे? देखिए, सबसे पहले प्रीति जी मैं ये कहूंगा कि ये जो वर्तमान समय की जो लड़ाई है, ये इजराइल की आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई है। और इजराइल पर ये जो हमला किया गया है, ये एक आतंकी हमला है। और यद्यपि कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है वो अपनी जगह है, लेकिन जो वर्तमान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के रूप में मैं इसको नहीं देखता। मुझे मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इजराइल और हमास के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, ये इजराइल की आतंकवाद के विरुद्ध जो एक अभियान है, ये वो। तो आप कह रहे हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इजराइल का हमास जो कि एक फिलिस्तीन चरमपंथी संगठन है उसके खिलाफ है, और एक चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह, लेबनानी चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ है, और इसीलिए इजराइल आज अगर इसके चंगुल में है तो भारत इजराइल के साथ खड़ा है। जी, मैं इसको यही इसी तौर पे इसको देखना चाहिए, और यही इसकी रियलिटी है। ये एक आतंकी हमला है, और ये जो आतंकी हमला प्रीति जी मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ कि ये इस वजह से किया गया है क्योंकि ये जो आतंकी नहीं चाहते थे कि जो इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच में संबंधों को नॉर्मलाइज करने की जो प्रक्रिया चल रही थी वो आगे बढ़े। 2020 में जो अमेरिका की मध्यस्थता में जो अब्राहम एकॉर्ड साइन किए गए थे, उसके बाद से इजराइल की अरब राष्ट्रों के साथ जो संबंधों में बेहतरी आ रही थी, और अभी हाल के समय में तो इजराइल और सऊदी अरबिया के बीच में एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी जो कि अमेरिका की मध्यस्थता में की जानी थी, जिसमें कि सऊदी अरबिया यदि वो इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करता, जैसा कि बहरीन ने, यूएई ने और अन्य राष्ट्रों ने पहले ही किया हुआ है, तो ऐसे में सऊदी अरबिया को एक बहुत ही बड़ी अमेरिका डील देने वाला था, जिसमें कि सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन की भी बात है और डिफेंस डील्स की भी बात है। तो ये जो आतंकी संगठन हमास है, वो अपने सहयोगियों के साथ मिल करके उसने एक गहरी साजिश रची ताकि ये जो इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच में जो बातचीत की प्रक्रिया है, जो संवाद की प्रक्रिया है, जो संबंधों को नॉर्मलाइज करने की प्रक्रिया है, उसको डिसरप्ट किया जा सके। और ये बिल्कुल एक आतंकी सोच है। ये ऐसी सोच है कि जिसमें कि आतंकी जो सिविलाइजेशन के बीच में टकराव को बढ़ाना चाहते हैं, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को बढ़ाने की साजिश है। और इसी वजह से ये जो पूरी साजिश है, इसको बहुत गहराई के साथ समझने की आवश्यकता है। और इस तरीके की साजिश को रच करके जो ये आतंकी संगठन हमास है, और जाहिर है कि ये गहरी साजिश है, इसमें ईरान का भी हाथ हो सकता है। हिजबुल्लाह की जिस तरह के बयान आ रहे हैं, ईरान समर्थित जो अनेक मिलिशिया ग्रुप जो ऑपरेट करते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, उनका पूरी तरह से इसमें हाथ हो सकता है। और ये सभी ये चाहते थे कि ये अरब और इजराइल के बीच जो संबंध है वो बेहतर न बन पाए। तो इसका जो जवाब है, एक मिनट में किसी मुझे और दीजिएगा, इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो साजिश रची गई, सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की जो साजिश रची गई, उसका एक ये भी जवाब है कि जो सभ्यताओं के बीच में, राष्ट्रों के बीच में जो संवाद की प्रक्रिया है, उसको और अधिक तेजी से बढ़ाया जाए। इन आतंकी संगठनों के ऊपर तो हमला करना, उन्हें निशानाबूद करना आवश्यक है ही, साथ ही साथ इनको आइडियोलॉजिकल लेवल पर भी डिफीट करना आज के समय की आवश्यकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो राष्ट्र बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करते हुए जो इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच में जो एक रैप्रोचमेंट चल रहा है, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है, वो और अधिक तेज गति से आगे बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ हमास को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए इजराइल आगे बढ़ेगा। और उसमें आप देखिए तो ये जो लड़ाई जो आतंकवाद के खिलाफ, तो आतंकवाद के खिलाफ ये जो लड़ाई है सैयद जवाद, इससे पूरी दुनिया को कितना खतरा है, कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी संजीव जी ने कहा कि ये दोनों देश या किसी भी एक स्थायी जगह के कब्जे को लेकर अभी फिलहाल ये लड़ाई नहीं है। लड़ाई अब आतंकी संगठन वर्सेस एक देश का बन गया है, और जिसमें हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन खुलकर सामने आ गए हैं, जो हजार लोगों को वहां पर बंधक बनाकर लेकर गए हैं, और वो मास कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं, जिसका जवाब इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी दिया है। इस पर क्या कहेंगे, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए क्या है, भारत का स्टैंड मुझे लगता है ये होना चाहिए था कि भारत हमेशा इंसाफ के साथ और शांति के साथ खड़ा होता है। इंडिया डिमांड फॉर जस्टिस एंड पीस। अब अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री उठा करके देखेंगे, मुझे लगता है आतंकवाद को भी डिफाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आतंकवाद अगर ये है कि मजलूमों पर, बच्चों पर, बुज़ुर्गों पर नमाज पढ़ने के दौरान मस्जिद अक्सा में घुस करके गोली चला देना, बंधक बना देना,
ये भी एक तरीके का आतंकवाद है। और मुझे लगता है मजलूमों पर, बच्चों पर, या आप देखिए किसी के ऊपर भी अनजाने पे अटैक करना, ये भी एक आतंकवाद की श्रेणी में आता है। इजराइल और फ़लस्तीन का अगर मसला देखेंगे, आज का नहीं तो हमें इसके पीछे काफ़ी जाने की ज़रूरत है। हमें जाने की ज़रूरत है 1948 के अंदर, जिस वक्त इजराइल वजूद में आया था पहली बार, और उस वक्त कंडीशन क्या थी फ़लस्तीन की और आज क्या है। किस तरीके से यूएन ने एक्सेप्ट करा है कि सबसे ज़्यादा हमले, सबसे ज़्यादा बच्चों, बुज़ुर्गों को और महिलाओं को निशाना बनाया गया इन 70 सालों में इजराइल द्वारा। और इजराइल के ऊपर तमाम जगह दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक तरफ यूरोप है और एक तरफ पूरा मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट के साथ जंग रही है और मिडिल ईस्ट के साथ, और अभी देखिए पुतिन ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, मुझे लगता है कि बहुत सजा हुआ स्टेटमेंट दिया है, और तमाम जगह से रिएक्शन आ रहे हैं। एक तरफ यूरोप है जो इजराइल को सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ तमाम देश हैं, OIC के देश हैं, जो इस वक्त इजराइल के समर्थन में बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई आतंकवाद हमला है, आतंकवादी हमला है। तो इन 70 सालों की अगर हिस्ट्री देखा जाएंगे तो सबसे ज़्यादा तो इजराइल ने औरतें और बच्चे मारे हैं फ़लस्तीन के। और आज जो हम गाज़ा जिसको हम कह रहे हैं, जो उसका एक बॉर्डर है, वो तो एक ओपन जेल है। आप उसके देखेंगे तो लाखों लंबो किलोमीटर जो है एक समुद्र है और 3 तरफ से जो है इजराइल ने घेरा हुआ है। इजराइल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर आती है तो अमेरिका देता है, हथियार उसको देता है, पैसा उसको देता है लड़ने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि ठीक है, हमास ने और फ़लस्तीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमास को अभी तक आतंकी संगठन घोषित नहीं करा, मानता है अमेरिका और यूरोप। ऐसे तो अमेरिका 1-2 साल पहले जो है वो तालिबान को भी मानता था कि भाई साहब ये आतंकी हैं, और आज तालिबान की हुकूमत है। तो एज एन इंडियन आज का स्टैंड क्या होना चाहिए तालिबान को लेकर के? क्या तालिबान में एक आतंकी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन की सरकार है या वहाँ के लोगों की सरकार है? ये एक स्टैंड आज तक क्लियर नहीं हुआ। आज जो हमारा स्टैंड है, हमारा स्टैंड, भारत का स्टैंड हमेशा फ़लस्तीन के लोगों के साथ था। भारत का स्टैंड हमेशा शांति के साथ था। भारत का स्टैंड हमेशा जो था वो जस्टिस के साथ था, इंसाफ के साथ था, हक के साथ था। ठीक है, पुरानी लड़ाई अपनी जगह, अभी हमला करना और बेकसूर बेगुनाहों को मारना, उसको उसकी तुलना ही आतंकवादी संगठन से और दोनों तरफ प्रीति, अगर हम हक और अगर हम हक और इंसाफ की बात करेंगे तो अगर जिसने ज्यादा महिलाएं, बच्चे, बुजुर्गों को मारा, प्रताड़ित करा वो आतंकवाद है, तो वो भी आतंकवाद है जो हमास कर रहा है, और वो भी आतंकवाद है जो इजराइल कर रहा है। वो ज्यादा बड़ा आतंक कर रहा है, हमास से ज्यादा बड़ा आतंक कर रहा है। मैं दोनों को ही सही नहीं ठहराता हूं। इसका जवाब संजीव जी से लूंगी, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंजी भी बैठे हैं। इस पूरे इजराइल और साथ ही फ़लस्तीन के इस लड़ाई को हमास, हिजबुल्लाह, और जिस तरीके से आप देखिए वहां पर छोटे छोटे क्लिप्स आ रहे हैं सब वहां से, जहां यंगस्टर्स पार्टी कर रहे हैं, अचानक वहां पर चारों तरफ से हमला होता है। खबरें आती हैं कि 2 से 3 हज़ार बच्चे मारे गए हैं, उठा कर लड़कियों को लेकर के जा रहे हैं, बंधक बनाया गया। हमास की तरफ से वीडियो बनाकर बोला जा रहा है कि हम इनका मास स्लॉट करेंगे। तो इसको आप पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? जियोपॉलिटिकल भी इसका कितना असर भारत पर होगा, विश्व पर होगा? पीयूष पंजी। देखिए प्रीति, ये जो समस्या है, देखिए आज की नहीं है, बहुत पहले की समस्या है। आज लगातार जो है हमास ने जिस तरीके से जो है इजराइल पे अटैक किया है, उसको लेके इजराइल भी हतप्रभ है और बाकी दुनिया भी हतप्रभ है कि जो इजराइल जो है वो अपनी सुरक्षा के घेरे के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और उसकी सुदृढ़ता के लिए जाना जाता है। आखिर वो कहाँ पे वो इस तरह से कमी रह गई कि वो पूरे, चाहे ज़मीन हो, चाहे एयर हो, चाहे समुद्र हो, हर जगह से जो है जो वहाँ से जो हमास के लोग जो है वहाँ प्रवेश कर गए और जो भयंकर उन्होंने वहाँ पे तबाही मचाई निश्चित रूप से। लेकिन देखिए, ये सीधे सीधे ज़मीन का मामला है, इलीगल ऑक्यूपेशन का मामला है, आज से नहीं बहुत पहले से चला है। और ये फ़िलिस्तीन का मामला, जबकि वहाँ पे जो है कि जिस तरह से इजराइल ने उस लैंड को अपनी डिक्लेयर कर दिया जो उनको बसाने के लिए दी गई थी ज़मीन, लेकिन बाद में उन्होंने और बढ़ते बढ़ते जो है उसको अपना पूरा लैंड उसको डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ तक कि अभी हाल में जो अति चरमपंथी, जो धार्मिक चरमपंथी जो कुछ जो दल हैं, वो जो इस समय नेतन्याहू के साथ जो है उसकी सरकार में शामिल हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि बिल्कुल फ़िलिस्तीन को ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये इस तरह की, देखिए ये जो नज़रिया है
वो लगातार जो है, और वहीं पे फ़िलिस्तीन के लोग ये मानते हैं कि उनके ज़मीन पे जो है कि इलीगल ऑक्यूपेशन हुआ है, एट्रोसिटीज़ होती रही है लगातार जो है। अभी 2021 में हमने देखा था जिस तरह से इसराइल ने वहाँ पे हमला किया था और काफ़ी वहाँ पे लोगों की जानें गई थी वहाँ पे। तो ये लगातार सिलसिला चल रहा है, क्योंकि इसराइल मानता है कि ये उसका पूरा फ़िलिस्तीन का इलाका जो है उसका है, और जो फ़िलिस्तीनी लोग मानते हैं कि ये उनकी अपनी ज़मीन है जिस पे जो है ब्रिटिशर जो है इनको यहाँ बसा के चले गए, और जो जर्मनी से जब उनको खदेड़ा गया वहाँ से, तो यहाँ पे वो बसे ये और तो फिर कहानी हुई ब्रिटिशर सर, को भाग ठीक के है, चले गए। वो ठीक है, लेकिन तो अभी जिस तरीके से ये अटैक की घटना आ रही है अचानक से, जिससे अब कहा जा रहा है कि आतंकवादी ये घटना है, कई बड़े आतंकवादी घटनाओं से इसकी तुलना हो रही है। आने वाले समय में विश्व को इस तरह की घटनाओं से कितना डरना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए? नहीं, देखिए, इस तरह की कोई भी घटनाएं जो है, सतर्कता तो बरतने के साथ साथ आप कैसे प्रिवेंट करें इस पे सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। सतर्क तो आप अपने खुद को कर लेंगे, लेकिन बाकी का क्या होगा? आप इस पूरी दुनिया में अगर इसी तरह के तरीके से चलेगा, अगर कुछ लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो आतंकवाद का रास्ता अपना लेते हैं, क्योंकि हमास का देखिए वो जो मूवमेंट शुरू हुआ था वो एक मूवमेंट था, एक शुरू हुआ था शुरुआत में जब हुई थी, और लेकिन बाद में वो ऐसे जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, लगातार इसराइल जो है उनके साथ जो है कि एट्रोसिटीज़ करता रहा, फ़िलिस्तीनियों के साथ उनके कैंपों में जो है बम गिराता रहा, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जो है जिस तरह की हत्याएं अत्याचार करता रहा, तो उसके बाद जो है कि एक मिलिटेंसी पैदा होती है, और वही मिलिटेंसी पैदा हुई वहाँ पे, और ये हमास ज़्यादा मिलिटेंट हो गया वो। तो हमें ये देखना होगा कि किस तरह से आप जो है कि, और ये खासकर जो ताकतें हैं, जो विश्व की और दूसरी ताकतें हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, उन सबको ये प्रयास करना चाहिए कि इस तरह की ताकतें जो है अपना सर न उठाने पाएँ, और जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, आम जनता जो है, वो उसको किस तरह से जो है कि सेटल किया जाए, उनके इश्यूज को, उनके सैयद जवाद के कई सवालों के जवाब संजीव श्रीवास्तव जी से लेंगे। अभी आपने सैयद जवाद को सुना था, उसका जवाब, उनके सवालों का जवाब दीजिए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा प्रीति जी कि आतंकवाद को किसी भी आधार पर जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए, और आतंकवाद की जो समस्या है ये एक मानवता के समक्ष सबसे बड़ी समस्याओं में एक है, और आतंकवाद का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। आतंकवादी जो कृत्य करने वाले जो लोग हैं उन्हें आइसोलेट करना, उन्हें डिफीट करना, उन्हें डेसिमेट करना आज के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस पे विजय हासिल की जाएगी, इसमें कोई सैयद जवाद का कहना है कि ठीक है, जरा मुझे अपनी बात जरा कंप्लीट ठीक है सर, ठीक है। देखिए, जो आतंकवाद की जो विचारधारा है उसको भी डिफीट करना आज के समय की आवश्यकता है। ये जो हमला किया गया है ये सिर्फ इजराइल के ऊपर हमला नहीं है, ये सिर्फ इजराइल के निर्दोष नागरिकों पे हमला नहीं है, बल्कि ये जो इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच में संबंधों को सामान्य करने के लिए जो प्रयास चल रहे थे, जो सभ्यताओं के बीच में संवाद को स्थापित करने की जो बात चल रही थी, उसके ऊपर किया गया हमला है। और ये जो आतंकी संगठन है, जाहिर है कि पूरे विश्व में घृणा का, हिंसा का, वैमनस्य का बीज बोना चाहते हैं, और उसके आधार पर ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करना चाहते हैं। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि आतंकवाद की जो समस्या है ये सभ्यताओं के टकराव को बढ़ाने वाली विचारधारा है, और जिसका कि पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। आतंकवाद को समझने की आवश्यकता है कि आखिर ये आतंकी चाहते क्या है। दो राष्ट्रों के बीच में जब युद्ध होता है, जाहिर है कि अरब और इजराइल के बीच में पहले भी युद्ध हो चुके हैं, कई युद्ध हो चुके हैं, लेकिन ये जो आतंकी हमले किए जाते हैं इनकी जो सोच जो होती है बड़ी ही कुत्सित होती है, बड़ी नकारात्मक होती है। और चाहे वो 9/11 का हमला रहा हो, चाहे वो 26/11 का हमला रहा हो, चाहे वो अब इजराइल के ऊपर किया गया हमला है, ये सभ्यताओं को टकराव में डालने की साजिश के तहत किया जाता है, और इसको रोकना बहुत आवश्यक है। इसी वजह से आज आप देखिए तो भारत के संबंध, यदि इजराइल और फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन के लोगों के साथ भी हमारे संबंध आज बहुत अच्छे हैं, इजराइल के साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। और भारत जो है 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है। भारत ये कहता है कि इजराइल को भी एग्जिस्ट करने का अधिकार है और फिलिस्तीन को भी एग्जिस्ट करने का अधिकार है। यही तो कहने का मेरा मौक़िफ़ था। ये जो हमला है, यही तो कहने का मेरा मौक़िफ़ था। लेकिन भारत का स्टैंड हमेशा से फलस्तीन के पास रहा, फलस्तीन को सपोर्ट देता रहा। ठीक है, इजराइल नहीं, आपकी सहमति से मैं थोड़ी ना करूंगा। मैं भारत का पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका स्टैंड बता रहा हूं, और भारत गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डाक पत्र भी जारी करा था फलस्तीन के समर्थन में और इंडिया के समर्थन में। आज का स्टैंड कोई भी कुछ भी ले सकता है।
आप है, लेकिन मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों का और पूर्व विदेश मंत्रियों के स्टेटमेंट में आपके सामने कोट कर देता हूं। भारत का स्टैंड हमेशा फलस्तीन के साथ रहा है उसका। अरे सर, अब आप सुनना नहीं चाह रहे, आपके बीच में नहीं बोला ना मैं, तो यही तो मैं कह रहा हूं, टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ अगर इजराइल मानता, विश्व यही चाह रहा था। अभी जब आपका मुआहदा हो रहा था सऊदी अरब के साथ, तो इजराइल नहीं मानने को तैयार होता, ये तो यूएस की तरफ से था, लेकिन इजराइल मानता कहां है। 1948 से लेकर के डेविड बेंगोरियन से लेकर के तमाम उनके प्राइम मिनिस्टर, 1948 में कितनी लैंड थी इजराइल के पास, आज कितने परसेंट है? 75%। जब आपको विदेशों से, यूरोप से, जर्मनी से मार मार करके भेजा जा रहा था, तो जिसने आपको रहने की जगह दी, आपने उसी की जगह ही कब्जा ली। नहीं, लेकिन और 70 साल से आप जुल्म करते चले जा सैयद रहे जमात, हैं। बात और तो रहने, बच्चों को एक सेकंड, बात रहने की जगह देने की नहीं है, बात आतंकवाद की है। क्या आतंकवाद अगर नहीं किया ये जो मुद्दा है ये सालों पुराना है, यूनाइटेड नेशंस में भी गया है, लेकिन अब इस पूरे मामले ने आतंकवादी रूप जो है वो धारण कर लिया है। और इस तरह से खुलकर लोगों पर को मारना, आतंकवादियों का सफाया तो होना ही चाहिए। सैयद बोलिए। मैडम क्या है? देखिए प्रीति जी, होना चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन आतंकवाद पनपता क्यों है? आखिर आतंकवाद आप देखिए, अगर इनोसेंट लोगों के ऊपर ज्यादती होगी, उनकी सुनवाई नहीं होगी, तो धीरे धीरे जो है कि वो अपने जो है कि मिलिटेंसी। संजीव जी एक सेकंड दीजिएगा, संजीव जी, यही हमने देखा, संजीव जी अपने एक देश सेकंड में भी दीजिएगा देखा इस बात को। लगातार जो है लोगों को के साथ जब जातियां होने लगती हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो शिकार हो जाते हैं फिर मिलिटेंसी का, और इस तरह की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ने लगती हैं, और वो उनको बहुत सी ताकतें होती हैं जो हथियार देने लगती हैं, और ये बढ़ने लगता है। तो लिहाजा इसीलिए जरूरी है जो जड़ में आप जाएं, आखिर जो इनजस्टिस हो रहा है लोगों के साथ उसको दूर करने का प्रयास करें, ताकि ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी अपने डिज़ाइन जो है उसको नेस्त नाबूद किया जा सके। सिर्फ आप कह देंगे साहब ये तो बहुत, सब कहते हैं कि आतंकवाद बहुत बुरा है, निश्चित रूप से बहुत बुरा है, लेकिन आतंकवाद पनपता क्यों है, उसके कारण क्या हैं, उसको कम करने की कोशिश मुझे लगता है कभी होती नहीं है। एसपी सिंह जी, आपने अभी बीच में कहा था कि ये जब हमले हो रहे थे उसकी तैयारियां चल रही थी, ऐसा इजराइल कैसे ये भूल कर सकता है, या इतनी बड़ी गलती हो सकती है कि उन्हें भनक तक नहीं लगी कि उनके खिलाफ कोई इतनी बड़ी साजिश रच रहा है कि कोई उनके वजूद को मिटाने के लिए काम कर रहा है। देखिए, इसके बड़े सारे कारण हो सकते हैं। मेन कारण जो है, जो अभी बाकी पैनलिस्ट ने बोला कि पीस टॉक्स चल रही थी अरब कंट्री के साथ और स्पेशली यूएई के साथ। अभी पीछे देखिए I2U2 बना, तो I2U2 जो है इसी संदर्भ में बना कि उसमें इंडिया भी है, इजराइल भी है, यूएई भी है और यूएसए भी है, ताकि एक पीस प्रोसेस किया जाए। और ये ट्रम्प जो थे, जब प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उनके समय में इनिशिएटिव लिया गया था, और इसका बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अभी तक सिर्फ इकोनॉमिक और बाकी जो एजुकेशन पॉइंट पे डिस्कशन हो रही थी, तो इसी तरह से धीरे धीरे उनको लाया जा रहा था कि हाँ, इस बात को मानने पर कि अभी ये जो अटैक्स हैं, जो इस तरह के एक दूसरे को मारना है, वो बंद किया जाए और एक पीस प्रोसेस शुरू किया जाए। लेकिन उस पीस प्रोसेस में क्या है, जो उनको इजराइल को शायद ये लगा हो कि शायद पीस प्रोसेस शुरू हो गया है, तो उनका ध्यान इस तरह से हट सकता है। मैं फिर से अपनी मेन बात पर आता हूँ। जो मुद्दा है वो है, अकेला मुसाद नहीं कर सकता ये इंटेलिजेंस पूरी। 5 आइज कंट्री के सारे रिसोर्सेज उनके पास हैं, वही मुसाद को इंटेलिजेंस देती है। तो 5 आइज कंट्रीज जो है, उनकी एक और प्रॉब्लम है, उनसे आधे ज़्यादा तो इस समय रशिया के अगेंस्ट खड़े हैं, वो नाटो को सपोर्ट कर रहे हैं, नाटो के थ्रू यूक्रेन के अगेंस्ट खड़े हैं। उनका सारी कंट्रीज, आप ये देखिए कि जो एलन मस्क है, उन्होंने अपना प्राइवेट नेटवर्क लगा दिया यूक्रेन में। तो बड़ी सारी चीज़ें जो हैं, उनका सारा ध्यान इंटेलिजेंस का उस तरफ था। एसपी सिंह सर, अभी आप देखिए, जब अभी रूस ने हमला करा यूक्रेन के ऊपर, तो रूस को किसी ने आतंकवादी नहीं घोषित करा कि रूस आतंकवादी नहीं है। बिल्कुल। और पूरा नेटो सेना इसी बात पे घुसी हुई थी कि किस तरीके से पुतिन की जान का भी, माल का भी नुकसान था, चीजों को भी था। पूरा यूरोप लगा हुआ था कि चीजों, एक हमास बंद नहीं होता है कि दूसरे हमास को कहीं ना कहीं सवाल। और अभी रूस ने इस चीज का कहा है कि इनको जो हथियार दिए गए, ये तो वही हथियार हैं जो नेटो के अंदर थे, जो नेटो के पास थे। इनके पास हथियार कहां से आए? और अभी आपको पता है, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार अभी अल्पमत में थी, कितना विरोध प्रदर्शन उनके खिलाफ चल रहा था सड़कों के ऊपर, करप्शन के उनके ऊपर आरोप लगे हुए थे, पूरा इजराइल उनके खिलाफ जो था सड़कों के ऊपर था। तो मुझे इसके अंदर राजनीति भी नजर देखना चाहिए कि भाई साहब, आपकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, चीजें हो रहे हैं,
कल को कुछ ऐसा करवा दो जिससे लोगों का माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाए, दूसरी तरफ चला जाए। कल ठीक को है, जाकर के आप राजनीतिक तौर पर भी इस लड़ाई को देखनी चाहिए। बिल्कुल जरूरत है। पीयूष पंजी, क्या राजनीतिक लहजे से भी इस लड़ाई को देखनी चाहिए, सिर्फ आतंकवादी चश्मे से नहीं, राजनीतिक कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य से भी देखा जाना चाहिए? निश्चित रूप से देखिए, बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं उसके। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ हथियार की लॉबी होती है, हथियारों की लॉबी होती है, एक वो भी होता है इसके पीछे। और आतंकवाद के पीछे तो बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है कि हथियार वाली जो लॉबी है, वो जो प्रोड्यूस करती है, जो उसको बेचती है, उसका बहुत बड़ा होता है। और राजनीति निश्चित रूप से हमने अपने देश में हम देखते हैं किस तरह से जो है कि राजनीति के तहत जो है इस तरह की चीज़ें हम होते हुए दिखाई देती हैं, या उनको प्रोजेक्शन किया जाता है इस तरीके से जो है। तो होती राजनीति होती निश्चित। देखिए, सरकारें हैं, सरकार जो है वो अपने को सस्टेन करना चाहती हैं। और सबसे बड़ा मतलब ये देखिए, कहने के लिए उस डेमोक्रेसी का नाम लिया जाता है, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से सरकारें आती हैं तो उसके बाद रहना नहीं चाहती हैं। वो किसी भी तरीके से जो है अपने को रखे रहने के लिए या फिर दोबारा आने के लिए प्रयास करती है। उसके लिए वो सब कुछ सबका इस्तेमाल करती हैं। इसमें राजनीति भी होती है, डिप्लोमेसी भी होती है, आपकी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, ये बात सही है जो कहा जा रहा है कि नेतन्याहू बहुत मोस्ट अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर वहाँ के हो गए। अच्छा, तो मुझे इस पूरे दो बार हारे, वो हारते बड़े कम वोटों से हारे, फिर वो वापस सरकार गिराई, फिर लौट के आए, अंत में वो है फिर से उन्होंने सरकार बनाई। तो लगातार वो जो है कि, और एक जो दक्षिणपंथी विचारधारा को लगातार, और एक रेसिस्ट रिजीम है उनका, एक दक्षिणपंथी एक्सट्रीम दक्षिणपंथी विचारधारा का एक उनका रिजीम है जो है। और इसीलिए भारत का भी वर्तमान रिजीम मुझे लगता है उनके थोड़ा निकट भी है। हालांकि ये जो आपकी जियोपॉलिटिक कंडीशन भी है, और यूएस भी हमारा मित्र है, हमारी करीबी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक कारण ये भी है कि जो दक्षिण पंथ का वहाँ उभार, चरम उभार है, चरम दक्षिण पंथ का उभार वहाँ है, हम अपने देश में भी वही उभार देख रहे हैं। तो इससे हमारी इजराइल के साथ जो है एक दोस्ती बन रही है, और हम उन कारणों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि इजराइल कितना जो है शोषण करता रहा है फिलिस्तीनियों का। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी, मेरा आपसे सवाल है, इस तरह की घटनाओं में समझाने बुझाने वाले देश की बहुत ज़रूरत होती है, जो बीच में मध्यस्थता करे और समझाए बुझाए। अभी फिलहाल इस लड़ाई को देख करके, इस घटना को देख करके फिलहाल ऐसा कोई देश नजर नहीं आ रहा है। इसके क्या कारण है? देखिए प्रीति जी, ये जो इजराइल के ऊपर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, ऐसे में अभी नेगोशिएशंस के कोई नेगोशिएशंस का कोई ग्राउंड नहीं है फिलहाल तो। नहीं, सॉरी, बीच में इंटरप्ट करूंगा। कतर की तरफ से पहल करी गई है सर, कतर की तरफ से पहल करी गई है, और दोनों लोग, हमास और इजराइल दोनों जो है, हो सकता है बहुत जल्द बात करने के लिए आ जाए। कतर की तरफ से पहल करी गई है सर। प्रीति जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि इस समय इजराइल बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं करने जा रहा है। इजराइल के द्वारा जो मैसिव ऑपरेशन आने वाले समय में और भी तेज गति से किए जाएंगे, और ये जो हॉस्टेज सिचुएशन है वहां पर उससे थोड़ा एक रिस्ट्रेंट है, लेकिन ये जो हॉस्टेज सिचुएशन जब रिजॉल्व होगी, और मेरा विश्वास है कि हमास को उनको छोड़ना होगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि गाजा में जो आतंकी संगठन हमास के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए इजराइल बड़े ऑपरेशंस करेगा। और आतंकवाद के विरुद्ध ये जो लड़ाई है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, यूरोप हो, भारत है, विश्व के अन्य जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, ऐसे सभी राष्ट्र जो विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, संपन्नता तथा जो सभ्यताओं के बीच में संवाद को देखना चाहते हैं, वो उसका समर्थन कर रहे हैं। जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो हमास के साथ हैं, जाहिर है कि वो आतंक का समर्थन कर रहे हैं, आतंकवाद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान। फाइनल कमेंट लेने का समय नहीं है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी आए और अपनी अपनी बातों को रखा। इस वक्त आपने देखा कि कैसे इजराइल पैलेस्टीनियों के बीच जो लड़ाई है वो विश्व चिंता का विषय है। कहा जा रहा है कि इस बार आतंक के मुद्दे पर आर और पार होने वाला है। क्या होगा इस आतंकी घटना के ऊपर, विश्व क्या एक्शन लेगा, इजराइल क्या करेगा, उस पर सबकी नजर है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना ना भूलें आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।